मेकिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया के पहले भाग में हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्ट्रक्चर और उसकी भूमिका को पढ़ चुके हैं। तो इस पार्ट 2 में हम कैबिनेट और कैबिनेट कमेटीज की क्या भूमिका होती है विदेश नीति के निर्धारण में, उसका अध्ययन करेंगे। हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा में जिसका बहुमत होता है उसकी सरकार बनती है। सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है और उसको मदद करने के लिए कैबिनेट मंत्री या और मंत्री बनाए जाते हैं, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया जाता है। तो उसी में कुछ मंत्री कैबिनेट स्तर के होते हैं और कुछ मंत्री कैबिनेट स्तर के नहीं होते, तो उनमें डिफरेंस किया जाता है। महत्वपूर्ण विभाग कैबिनेट मिनिस्टर को दिए जाते हैं और सारे निर्णय प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट द्वारा ही लिए जाते हैं। तो देखते हैं कि क्या कैबिनेट की शक्तियां हैं और क्या ये भूमिका निभाती है विदेश नीति के निर्धारण में। कैबिनेट जो है स्मॉल साइज होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, यानी कि एक संविधान में लिखा भी गया कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद होगी। तो मंत्री परिषद में मुख्य रूप से 3 तरह के मंत्री शामिल किए जाते हैं। एक तो कैबिनेट मिनिस्टर और एक स्टेट मिनिस्टर और एक उपमंत्री या सब मिनिस्टर्स शामिल होते हैं। अब उपमंत्री तो ज़्यादातर रिवाज नहीं रहा बनाने का, तो मुख्य रूप से 2 तरह के ही मंत्री बनाए जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, एक कैबिनेट मिनिस्टर और एक राज्य मंत्री। राज्य मंत्री में भी 2 तरह के होते हैं। एक तो राज्य मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम करता है, जिस विभाग में कैबिनेट मिनिस्टर होता है, और कई विभागों में या मंत्रालयों में कैबिनेट मिनिस्टर किसी को नहीं बनाया जाता, तो वहाँ पर राज्य मंत्री को ही उसका प्रभार दे दिया जाता है और लिख दिया जाता है कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, यानी कि ये पूरा प्रभार यही संभालेगा, कैबिनेट मिनिस्टर इस मंत्रालय में नियुक्त नहीं किया गया है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज बड़ा होता है। संविधान का नियम है कि लोकसभा के 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में का गठन नहीं हो सकता। उसमें भी बहुत कम लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता है जो महत्वपूर्ण पद होते हैं। एक तो सवाल साइज है ये। दूसरा है ये अपने अपने मंत्रालयों के हेड होते हैं, जैसे विदेश मंत्रालय है या फिर गृह मंत्रालय है या रक्षा मंत्रालय है या वित्त मंत्रालय है। तो ये जो महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं ये इनके हेड होते हैं। दोनों हाउसेस से चुने जा सकते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। कोई राज्यसभा का सदस्य होता है वो भी मंत्री बन सकता है, लोकसभा का सदस्य मंत्री बन सकता है, उसको कैबिनेट का दर्जा भी दिया जा सकता है। कैबिनेट का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कैबिनेट की जो बैठक होती हैं जिसको हिंदी में मंत्रिमंडल बोलते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हिंदी में मंत्री परिषद बोलते हैं। तो जो कैबिनेट या मंत्रिमंडल की मीटिंग्स होती हैं उनकी अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है। मंत्रियों की नियुक्ति करता तो प्रेसिडेंट है, लेकिन निश्चित रूप से उसी मंत्री को नियुक्त करेगा प्रेसिडेंट जिसको प्रधानमंत्री चाहेगा, या प्रधानमंत्री उसको सलाह देगा, नाम सौंपेगा भी इसको शपथ दिलवानी है। कैबिनेट स्तर का दर्जा देना है या राज्य स्तर का दर्जा देना है, किसी को मंत्रालय में लेना है या हटाना है, ये सारे फैसले प्रधानमंत्री द्वारा ही किए जाते हैं। यहाँ भी प्रधानमंत्री कितना ताकतवर है ये फैसले लेने में, ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। यदि किसी एक पार्टी का बहुमत है लोकसभा में और अपनी पार्टी में भी उस नेता को चैलेंज करने वाला कोई नहीं है,
तो प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, निर्णय लेने में स्वेच्छा से निर्णय ले सकता है। लेकिन परिस्थिति ऐसी भी हो सकता है गठबंधन की सरकार हो, कई दलों से मिलकर, जैसे एनडीए की यूपीए की सरकार बनी थी, या फिर देवेगौड़ा या इंद्र कुमार गुजराल के टाइम पर जो सरकारें बनी थी, तो ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री इतना स्वतंत्र नहीं होता। उसको गठबंधन के सभी पार्टी के व्यक्तियों को भी नेता और मंत्री पद देना पड़ता है। बंटवारा होता है, भी इस पार्टी को इतनी सीटें मिलेंगी या इस पार्टी को इतनी सीटें मिलेंगी, तो उसमें ज़्यादा स्वेच्छा नहीं रहती प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री की ये शक्ति कितना ताकतवर है कैबिनेट के गठन करने में, ये परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। जैसे पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी या आज के समय पर नरेंद्र मोदी, ये ज़्यादा शक्तियाँ इनको मिली हुई हैं, ज़्यादा आज़ादी है, क्योंकि इनका अपनी पार्टी में वर्चस्व है, इनकी पार्टी का पूर्ण बहुमत भी है लोकसभा में। और कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर या मंत्री जब तक रहेगा पद पर, जब तक प्रधानमंत्री उसको चाहेगा। प्रधानमंत्री कैबिनेट मिनिस्टर का कोई पद सिक्योर नहीं है कि एक बार बना दिया तो 5 साल से 4 साल से पहले नहीं हटेगा, या कोई संसद में प्रस्ताव पास करवाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जब चाहे किसी भी मंत्री का इस्तीफा मांग सकता है, और कोई अपने आप इस्तीफा ना दे तो राष्ट्रपति से कहकर उसको पद से हटवा सकता है। लेकिन फिर भी परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री को एक बैलेंस रखना पड़ता है कि उसके मंत्रालय में कैबिनेट स्तर का हो या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पूरी हो, उसमें सभी को प्रतिनिधित्व मिल सके, सभी क्षेत्रों को, सभी धर्म के लोगों को, सभी समुदाय के लोगों को। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इस आधार पर फिर वोट पॉलिटिक्स चलती है। अगर किसी कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया तो उस कम्युनिटीज़ को ये बहाना मिल जाता है, या दूसरी विपक्ष को पार्टी को ये बहाना मिल जाता है उसके खिलाफ, ये उन मतदाताओं को उनके खिलाफ करने का कि आपकी कम्युनिटी से तो किसी को भी मंत्री नहीं बनाएगा। तो इसमें ध्यान रखा जाता है कि सभी कम्युनिटीज़ को जगह दे दी जाए। तो इस तरह से होता है कैबिनेट का गठन। अब देखते हैं कि कैबिनेट में और इसके गठन में एक बात तो है, सेक्रेटरीएट होता है, क्योंकि एक सचिवालय होता है और उसका हेड जो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। यानी कि सबसे बड़ा जो पद है, ब्यूरोक्रेटिक पद होता है, वो कैबिनेट सेक्रेटरी का होता है। वो एक सीनियर सिविल सर्वेंट होता है, यानी कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें जो आईएएस बनता है, जो सीनियर आईएएस होता है वो इस पोस्ट पर पहुंच पाता है। और इसका मुख्य काम क्या होता है कि कैबिनेट को पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि नीति बनाने में और उनको लागू करने में, चाहे वो नीति, क्योंकि कैबिनेट सभी नीति कैबिनेट ही बनाती है, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे पॉलिसीज़ बनानी हो या इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेन पॉलिसी भी बनानी हो, या किसी देश के साथ संबंधित दायित्व करने हो, कोई महत्वपूर्ण फैसले अंतर्राष्ट्रीय जगत से संबंधित भी जो भी महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हो कैबिनेट द्वारा ही लिए जाते हैं। और इसमें जो पॉलिसी मेकिंग और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना उन फैसलों को, इन सभी में कैबिनेट सेक्रेटरी मदद करता है पूरे कैबिनेट के। जितने भी मैटर आते हैं, ऑल द मैटर रिलेटेड टू कैबिनेट कमेटीज इंश्योर कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। एक तो कैबिनेट कमेटी जो हम आगे पढ़ेंगे, उनके सामने जितने भी मैटर आते हैं उनको डील करता है। और सभी मंत्रालय होते हैं, कैबिनेट का ये भी काम होता है कि एक ये भी सिस्टम है हमारे देश में कि कोई भी किसी भी मंत्रालय का कोई भी फैसला लेना होता तो सिर्फ उस विभाग का मंत्री फैसला नहीं लेता, बल्कि महत्वपूर्ण सारे फैसले जो हैं वो कैबिनेट में, यानी कि महत्वपूर्ण मंत्री जो बैठ के लेते हैं, प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करता जब लिया जाता है। वित्त मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय वित्त मंत्री नहीं लेगा, बल्कि कैबिनेट में उसका डिसीजन किया जाएगा। ऐसे ही विदेश मंत्रालय के बारे में, विदेश विभाग से संबंधित या विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय विदेश मंत्री अकेला नहीं ले सकता, बल्कि कैबिनेट बैठेगी, कैबिनेट की मीटिंग में उसका फैसला लिया जाएगा कि कौन सी पॉलिसी अपनानी है और कौन सी नहीं अपनानी है। अब कैबिनेट की भूमिका क्या है?
फॉरेन पॉलिसी में। एक तो ये समझ लो कि अपनी जब हायरार्की देखते हैं, पावरफुल देखते कि सबसे पावरफुल कौन है, और उसके सकते भी एब्स्ट्रैक्ट रूप में नहीं होता कि यह आदमी इतना पावरफुल है, परिस्थितियां भी देखनी पड़ती, किन परिस्थितियों में है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी कैसी है, पार्टी का वजूद कैसा है, तो बहुत सारी परिस्थितियों देख के फैसला होता है कि कितना ताकतवर है। ये कह देना कि प्रधानमंत्री बहुत ताकतवर है या कैबिनेट बहुत ताकतवर है, ये हर जगह फिट नहीं बैठता। कई जगह उसमें ये लगता भी नहीं, ये नहीं, वास्तव में ताकत तो इसके पास है। अब यदि प्रधानमंत्री नेहरू, इंदिरा गांधी और मोदी जी जैसे हैं जिनका वर्चस्व है पूरी तरह से, तो इनके मामले में ये कहना ठीक है कि प्रधानमंत्री सबसे ताकतवर है और ये अपनी शक्तियों का प्रयोग अनलिमिटेड करता है। बिल्कुल, मतलब बहुत सारे, अनलिमिटेड तो नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। ये कैबिनेट को भी बाईपास कर सकता है, ये पार्लियामेंट को भी पार्लियामेंट को ही कंट्रोल करके चल सकता है, और ये और भी जितनी भी एडवाइजरी बॉडीज़ हैं या जो भी और संस्थाएं, सभी को ओवर रूल कर सकता है। इतनी शक्ति हो जाती है इसके पास, अगर उसका वर्चस्व है और उसकी अपनी पर्सनैलिटी है, अपनी योग्यता है तो। लेकिन उसके बाद अगर हायरार्की में देखते हैं, सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री और दूसरे नंबर पर फिर आती है कैबिनेट। कैबिनेट महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट लेती है। अगर कैबिनेट में इस लेवल के नेता शामिल हैं जिनका प्रधानमंत्री के बराबर का कद है या पार्टी में उनकी बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है, वो प्रधानमंत्री को भी चैलेंज कर सकते हैं, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री अकेले निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता, उसको कैबिनेट की बातें माननी पड़ती हैं, तो वहाँ पर कैबिनेट ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। लेकिन यदि पार्टी में ऐसा कोई चैलेंज उसको नहीं लगता प्रधानमंत्री को, या कोई और नेता उसके बराबर का कद नहीं है, तो फिर कैबिनेट भी प्रधानमंत्री की जो इच्छा होती है उसी पर मोहर लगा देती है, क्योंकि उनकी एक तो पोस्ट ही प्रधानमंत्री पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री जब चाहे उनको कैबिनेट से हटा सकता है, उनका पद छीन सकता है। हाँ, लेकिन अगर नेता बराबर के हैं तो कैबिनेट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो यहाँ पर जो कैबिनेट है, जितने भी महत्वपूर्ण प्रपोजल होते हैं, देखो प्रपोजल सारे कैबिनेट पास करती है। ये बात अलग है प्रधानमंत्री की, एक तो अगर कैबिनेट प्रधानमंत्री ज़्यादा हावी है तो कैबिनेट सिर्फ प्रधानमंत्री जो कहेगी उसकी हाँ भर देगी, उसकी खिलाफत नहीं करेगी। हाँ, यदि वो ज़्यादा ताकतवर है कैबिनेट के नेता तो फिर उसको बदलाव भी कर सकते हैं, फ़र्क कितना, लेकिन अप्रूवल ज़रूर होगा कैबिनेट से कोई भी पॉलिसी जो होगी। तो फॉरेन पॉलिसीज़ के जो भी प्रपोजल आएंगे, किस देश के साथ संबंध बनाने, किस देश पर दबाव डालना है, किस देश के साथ संधि करनी है, या और भी कोई अंतर्राष्ट्रीय जगत में कई तरह की परिस्थिति आ जाती है जहाँ पर फैसला लेना होता है कि हमने यहाँ पर क्या स्टैंड अपनाना है, हमने खिलाफ बोलना है या पक्ष में बोलना है, मदद करनी है या खिलाफत करनी है, या किस का पक्ष लेना है अगर दो गुटों में विवाद है तो ये जो सारे निर्णय होते हैं ये कैबिनेट द्वारा लिए जाते हैं। जितनी भी मेजर अपॉइंटमेंट होती हैं, जैसे एम्बेसडर की होती है, रिप्रेजेंटेटिव यूएनओ होती है, इसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी होती है, या और भी हम कॉन्सुलेट भेजते हैं या विशेष दूत कहीं पर भेजते हैं, तो ये जो सारे अपॉइंटमेंट्स होती हैं, इन सारे अपॉइंटमेंट्स को विदेश मंत्री अकेला नहीं करता। इनका फैसला जो होता है वो हमेशा कैबिनेट ही करती है, और कैबिनेट पर प्रधानमंत्री हावी होता है तो प्रधानमंत्री ही ये फैसले करता है। इसके अलावा जो इंटर डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट होते हैं, क्योंकि मिनिस्ट्रियां अलग अलग हैं, विभाग अलग अलग हैं, और कई बार उन विभागों में तालमेल नहीं बैठता। विदेश मंत्रालय कुछ और करना चाहता है, रक्षा मंत्रालय कुछ और करना चाहता है, गृह मंत्रालय कुछ और करना चाहता है, तो कई बार इनमें आपस में टसलबाजी भी हो जाती है। कई बार नेताओं में भी आपस में खींचतान हो जाती है, एक दूसरे के काम को रोकना या उसमें बाधा उत्पन्न करना। तो उससे संबंधित भी उनमें तालमेल बैठाने का काम है। जब इन सभी मंत्रियों को इकट्ठा बैठाया जाता है, प्रधानमंत्री जब अध्यक्षता करता है तो उनमें बीच बचाव करवाता है और एक बीच का रास्ता निकालता है, समझौता करवाता है, ताकि फैसले लिए जा सके और महत्वपूर्ण काम ना रुके। तो उनमें इंटर डिपार्टमेंट कोई डिस्प्यूट होता है, उनको भी
कैबिनेट द्वारा ही उनको दूर किया जाता है। ये विदेश नीति को लेकर भी विवाद हो सकता है। डिफेंस मिनिस्ट्री का नज़रिया अलग हो सकता है, हमें ऐसा करना चाहिए, विदेश मंत्रालय का नज़रिया अलग हो सकता है। तो उनमें फिर तालमेल जो बैठाने का काम करता है वो फिर कैबिनेट में ही किया जाता है। और भी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें भी कोऑर्डिनेशन लेकर आना, जैसे सीमाओं के लिए कई बार सड़कें वगैरह बनाई जाती हैं, या हथियारों का प्रोडक्शन होता है, या हथियार खरीदने होते हैं। तो ये सारी बातें, अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनमें भी कैबिनेट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इंटरनेशनल इशू पर भारत का स्टैंड क्या होगा, ये फैसला रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय अकेला नहीं कर सकता। ये फैसला जो करना होता है वो कैबिनेट में ही करना होता है। जैसे आज आर्मेनिया अज़रबैजान के बीच विवाद है, तो भारत को क्या स्टैंड लेना चाहिए, इस विवाद से दूर रहना चाहिए, किसी एक का पक्ष लेना चाहिए, ये फैसला कैबिनेट में होगा। कभी शीत युद्ध के दौरान अमेरिका इंटरफेयर करता है किसी देश में, तो बात को उसका विरोध करना चाहिए, पक्ष लेना चाहिए, या सोवियत संघ का पक्ष लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो ये सारे जो फैसले होते थे या आगे भी जो होते हैं रहेंगे, इनमें कैबिनेट में ही डिसीजन किया जाता है। तो महत्वपूर्ण भूमिका इसमें कैबिनेट की ही होती है। और वही बात यदि प्रधानमंत्री ज़्यादा हावी है तो प्रधानमंत्री फैसला कर लेता है और कैबिनेट की सिर्फ मोहर लगवा देता है। अभी यहाँ भी कैबिनेट ने ये फैसला कर दिया। अब इसके बाद आती हैं फिर कैबिनेट कमेटीज़। कैबिनेट कमेटीज़ की बात यह है कि कैबिनेट का भी आकार बड़ा हो जाता है, 90-100 आदमी तो हो ही जाते हैं कैबिनेट में भी। और इस कैबिनेट में भी सारे फैसले नहीं लिए जाते, तो कई बार एक शब्द और यूज करने को मिलता है, किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट यानी कैबिनेट के भी कुछ महत्वपूर्ण लोगों को, जो प्रधानमंत्री के ज़्यादा विश्वास पात्र होते हैं, उन्हीं से डिस्कशन करके सारे फैसले कर लिए जाते हैं। और कैबिनेट की तो मोहर लगी जाती है, अगर कैबिनेट की मोहर की आवश्यकता होती है तो कमेटीज़ एक किस्म से डिवीज़न ऑफ लेबर के आधार पर बांटी गई, यानी कि काम बांट दिया। भाई सारे फैसले सारे बैठ के नहीं ले सकते, कुछ महत्वपूर्ण फैसले कुछ लोगों की कमेटी बना दी। कैबिनेट में भी उसमें भी एक कमेटी बना दी, कुछ 2 लोगों की बना दी, कुछ 5 लोगों की, कुछ 8 लोगों, जिसमें मेनली कैबिनेट मिनिस्टर ही शामिल होते, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी, यानी कि जो कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं है उसको भी उस कमेटी में कई बार शामिल कर लिया जाता है। किसी को स्पेशल इन्वाइटी भी उसमें बुला लिया जाता है। तो कई बार इसमें क्या होता है कि कुछ बड़े नेता नाराज़ होते हैं, उनको कैबिनेट का पद नहीं मिलता, तो उनको खुश करने के लिए कई बार उनको कैबिनेट कमेटीज़ में उनको जगह दे दी जाती है। तो इनकी संख्या 3 से 8, लेकिन कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि एक कमेटी ऐसी है अपॉइंटमेंट्स की, जो कमेटी है जो बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स करती है, उसमें सिर्फ 2 ही व्यक्ति आज शामिल हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। और कुछ ऐसी भी कमेटीज़ में 8 से ज़्यादा भी। तो नॉर्मली ये रेंज अभी 3 से 8 या कम भी हो सकते हैं, और 2 व्यक्ति भी हैं, और 8 से ज़्यादा 9-10 व्यक्ति भी हो सकते हैं। लेकिन मेनली वो कैबिनेट के ही मिनिस्टर होते हैं। कई बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सदस्यों को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। नॉर्मली प्रधानमंत्री, यानी कि जिस कमेटीज़ का मेंबर प्रधानमंत्री भी है कैबिनेट कमेटी का, तो निश्चित रूप से उसका चेयरमैन भी प्रधानमंत्री होगा। और ज़्यादातर कमेटीज ऐसी हैं जिनका चेयरमैन प्रधानमंत्री है। 1-2 कमेटीज़ है एकोमोडेशन वगैरह की, जिसमें होम मिनिस्टर्स उसका चेयरमैन होता है, प्रधानमंत्री उसका सदस्य नहीं है। तो ये कमेटीज़ काम बांटने के लिए, ताकि उनको एक पर्टिकुलर क्षेत्र में काम दिया जा सके, उस पर वो फोकस कर सके और अपनी रिपोर्ट दे सके, ताकि कैबिनेट को फैसला लेने में आसानी हो। स्पेशलाइज्ड कमेटीज़ बनाई जाती हैं, डील विद स्पेशल इशू, अलग अलग इश्यूज़ के लिए देखें कौन कौन सी कमेटीज़ हैं। तो 2 तरह की कमेटीज़ होती हैं, एक तो स्टैंडिंग कमेटी बोलते हैं, एक एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी तो परमानेंट रहती है और हमेशा काम करती रहती है जब तक उसको ख़त्म नहीं कर दिया जाता, क्योंकि कमेटी बनाना और कमेटी को ख़त्म करना पूरी तरह से प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। और चाहे तो कोई नई कमेटी कैबिनेट की बना सकता है, चाहे तो पुरानी कमेटी को डिसॉल्व कर सकता है, उसको एबोलिश कर सकता है। तो कुछ कमेटीज़ होती हैं स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी जो परमानेंटली रहती है, यानी कि उनका काम ये नहीं है कि ये काम उनको दे दिया और रहेंगी हमेशा।
दूसरी होती है एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी होती है उनको स्पेशल काम दिया जाता है, भाई आप ये काम करना, बस उस काम को करने के बाद उसका अगर उसने काम पूरा कर दिया कुछ दिन में तो उस कमेटी अपने आप समाप्त हो जाती है। तो एडहॉक कमेटी जो पर्टिकुलर इशू के लिए बनाई जाती हैं, वो स्टैंडिंग कमेटी ऐसे इशूज़ के लिए बनाई जाती है जो चलते रहते हैं। तो इस तरह की दो टाइप्स की होती हैं। कुछ कमेटीज़ ये हैं जो आज ये कमेटीज़ हैं, पहले इन कमेटीज़ की संख्या और भी ज़्यादा होती है, लेकिन कई कमेटीज़ को इस सरकार ने हटा दिया है। आज ये 8 कमेटीज़ काम करती हैं, जिसमें ये जो 2 कमेटी हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट और अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट्स ना, ये कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, ये जो 2 कमेटीज़ हैं 6ठी और 7वीं, इन कमेटीज़ को इस सरकार ने नया बनाया, ये पहले नहीं थी। और बाकी ये कमेटीज़ हैं ये पहले भी काम करती रही हैं। जो डायरेक्टली तो नहीं है कोई ऐसी कमेटीज़, हम देखते हैं इसमें देखो पढ़ के, कोई ऐसी कमेटीज़ नहीं है जो लिखा कोई कैबिनेट कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स या कैबिनेट कमेटी ऑन फॉरेन पॉलिसी, तो ऐसी नहीं है। तो हालांकि एक डिमांड की थी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने भी सिफारिश की थी कि एक कमेटी जो है एक्सटर्नल अफेयर्स की होनी चाहिए, कैबिनेट कमेटी, लेकिन उसको नहीं बनाया गया। लेकिन ये सारी जो कमेटीज़ हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉरेन पॉलिसीज़ को प्रभावित करती रहती है, जिसमें सिक्योरिटी तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है इसका फॉरेन पॉलिसीज़ में। महत्वपूर्ण निर्णय जो होते हैं फॉरेन पॉलिसीज़ के या देश के इंटरनेशनल फोरम पर देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए, तो महत्वपूर्ण निर्णय इस कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी में CCS जिसको बोलते हैं, इसमें इसके महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं। पॉलिटिकल अफेयर्स, ये इंटरनेशनल अफेयर्स की बात है, उसमें जैसे केंद्र राज्य संबंध उससे संबंधित। इकोनॉमिक अफेयर्स, ये आर्थिक मुद्दे भी आ जाते हैं, ये डोमेस्टिक लेवल के भी आ जाते हैं और इंटरनेशनल लेवल के भी आ जाते हैं। तो ये सारे मुद्दे जो होते हैं, ये सारी जो कमेटीज़ हैं इसमें डिस्कस होते हैं अलग अलग मुद्दे, और ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रूप से हमारी विदेश नीति से संबंधित भी फैसले इन कमेटीज़ में ही लिए जाते हैं, महत्वपूर्ण जो फैसले होते हैं। अपॉइंटमेंट कमेटी जो है, ये कमेटी ऐसी है जो महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स, एम्बेसडर की या RBI के गवर्नर की या जो सेना के अध्यक्ष नियुक्त करते हैं, ये सारे जो महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट होती है और निर्णय सिर्फ ये लिए जाते हैं। और आज इसके मेंबर सिर्फ 2 ही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। तो महत्वपूर्ण निर्णय ये कमेटी ही लेती है। तो ये कुछ कमेटीज़, और ये कमेटीज़ फिक्स नहीं है, कोई सरकार चाहे इनमें से किसी भी कमेटी को समाप्त कर सकती है और कोई भी नई कमेटी बना सकते हैं। जैसे इस सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने 2 नई कमेटीज़ बनाई हैं आपके पास। अब है महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, वही है जो कैबिनेट है। कैबिनेट की जो हमने पावर डिस्कस की थी, एक किस्म से कैबिनेट की पावर जो है वो डेलीगेट हो जाती है कैबिनेट कमेटीज़ को। कैबिनेट कमेटीज़ जो फैसला देते हैं, कैबिनेट उस पर मोहर लगा देती है, क्योंकि इन कैबिनेट कमेटीज़ भी कोई कमज़ोर व्यक्ति इसमें शामिल नहीं, वही जो सबसे पावरफुल व्यक्ति हैं। एक तो कैबिनेट में बहुत महत्वपूर्ण नेता शामिल होते हैं, उनमें भी जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में महत्वपूर्ण नेता को ही पद मिलता है, उसमें भी जो महत्वपूर्ण होते हैं जिनका और बड़ा कद होता है वो कैबिनेट में शामिल हो जाते हैं। और कैबिनेट में भी जो और भी ज़्यादा प्रभावशाली हैं वो कैबिनेट कमेटीज़ में शामिल होते हैं। तो इतने पावरफुल नेता जिनके हाथ में सारी पावर है, सत्ता है, वो जब इस कमेटीज़ के मेंबर बनेंगे तो निश्चित रूप से कमेटीज़ अपने आप में ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी डिसीज़न लेने में, चाहे फॉरेन पॉलिसी के लेवल पर हो चाहे डोमेस्टिक पॉलिसीज़ के लेवल पर हो। तो कैबिनेट की पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने में कोऑर्डिनेशन एंड सुपरविज़न एक किस्म से असिस्ट नहीं करती है, बनाते ये है, ये कमेटीज़ हैं, ये ही पॉलिसी को बनाती हैं, कोऑर्डिनेशन करती हैं और सुपरविज़न करती हैं। और कोई भी डिस्प्यूट होता है किसी पॉलिसी से संबंधित, 2 विभागों में हो सकता है या 2 मिनिस्ट्रीज़ में हो सकता है, तो उस डिस्प्यूट्स को भी दूर करने का काम है वो कैबिनेट कमेटीज़ ही करती हैं। और जो भी इंटरनेशनल, नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट होती हैं उन पर ये नज़र रखती हैं, उनके बारे में जो भी निर्णय लेना होता है वो ये कैबिनेट कमेटीज़ लेती हैं। तो कैबिनेट कमेटीज़, एक ये बात भी देखने को मिलेगी कि
कुछ लोग हैं जो हर जगह शामिल हैं। जितने भी हम इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे, पीएमओ की बात करेंगे या एमईए की बात करेंगे या फिर कैबिनेट्स की बात करेंगे या पार्लियामेंट की बात करेंगे, तो हर जगह क्या होता है, या कोई एडवाइजरी बोर्ड है उसकी बात करेंगे, तो हर जगह कुछ लिमिटेड ब्यूरोक्रेट्स और कुछ लिमिटेड पॉलिटिशियन वो हर जगह शामिल हैं और वही फैसला लेते हैं। भले ही कई अलग अलग संस्थाएं बन गई, लेकिन व्यक्ति नहीं बदलते ज़्यादा, व्यक्ति वही रहते हैं। पार्लियामेंट में भी यही नेता हैं जो कैबिनेट में हैं, फिर कैबिनेट में वही हैं जो कैबिनेट कमेटीज़ में हैं, पीएमओ ऑफिस में जो महत्वपूर्ण ब्यूरोक्रेट्स हैं जो प्रधानमंत्री सलाह देते हो, कुछ वो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो कैबिनेट इसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में भी वही शामिल मिलेंगे, या फिर कैबिनेट के सेक्रेटरी वगैरह भी वही होते हैं। तो ये कुछ ब्यूरोक्रेट्स और कुछ पॉलिटिशियन हैं जो हर जगह जिनका रोल होता है और जो महत्वपूर्ण निर्णय वही लेते हैं। तो इसमें ये भूमिका निभाती हैं कैबिनेट कमेटीज़। अब कुछ क्रिटिसिज्म भी कैबिनेट कमेटीज़ का होता है, कई बार कमेटी ज़्यादा बनाई जाती है, और एक क्रिटिसिज्म ज़्यादातर जब होता है जब गठबंधन की सरकारें होती हैं, दबाव में आकर प्रधानमंत्री को ऐसे लोगों को शामिल करना पड़ता है जिनको नहीं चाहता, या पार्टियों में आपस में टसलबाजी रहती है जो कि इस गठबंधन का अंग होती है। तो कई बार उनका इरिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड होता है, वो जो काम देते हैं उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, वो ज़्यादा गहराई से उसका अध्ययन नहीं करते, ज़्यादा गहराई से उसकी स्टडी नहीं करते। कई कमेटीज़ ऐसी हैं जिनकी इरेगुलर एक्टिविटी होती है, यानी कि उनकी मीटिंग ही नहीं होती, वो समय समय पर अपना कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं होते। कई बार कमेटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, अब तो कमेटी काफ़ी कम है पिछली उनको देखते हुए, तो इरेगुलर एक्टिविटी होती हैं। और कई बार अनप्लेस्ड पार्टी मेंबर्स को ये समस्या जब आती है जब गठबंधन की सरकारें होती हैं या पार्टी में कुछ ऐसे नेता हो जिनको पद नहीं मिलता, तो कई बार उनको खुश करने के लिए कैबिनेट कमेटीज़ में उनको जगह दे दी जाती है। और कई कमेटीज़ नई गवर्नमेंट आती है उनको एबोलिश कर देती है, फिर अगली गवर्नमेंट उसको फिर बनाने की कोशिश करती है। तो इस तरह से जब कैबिनेट कभी बना दी जाती है, कमेटीज़ कभी मिटा दी जाती है, तो उनकी जो डिग्निटी है या उन पर जो लोगों का भरोसा है वो फिर कायम नहीं रहता। लगता है भाई ये कमेटी हो सकता है पता नहीं कब समाप्त हो जाए। तो ये कुछ कैबिनेट कमेटीज़ की आलोचना भी की जाती है। और एक ये है कि कैबिनेट कमेटीज़ में वर्चस्व प्रधानमंत्री का ही रहता है। अगर प्रधानमंत्री खुद डिसीजन लेता है तो फिर न तो कैबिनेट कमेटीज़ के सदस्य कुछ ज़्यादा कहने की स्थिति में होते हैं, न कैबिनेट कुछ कहने की स्थिति में होते हैं। वो सिर्फ उन बातों को अप्रूव कर देते हैं जिनका डिसीजन प्रधानमंत्री पहले ही ले चुके होते हैं अपने कुछ विश्वास पात्र लोगों की सलाह से। क्योंकि हर एक प्रधानमंत्री के कुछ ब्यूरोक्रेट्स उसके बहुत विश्वास पात्र होते हैं या मानता उनको विश्वास करता है, उनकी सलाह से काम करता है। कुछ पॉलिटिशियंस कुछ नेता भी ऐसे हो सकते हैं। तो एक किचन कैबिनेट सा बना लेता हो, अपना एक छोटा सा ग्रुप बना लेता है। निर्णय कई बार इन संस्थाओं को बाईपास करके सिर्फ उन लोगों की सलाह के आधार पर ही निर्णय ले लेता है और इन संस्थाओं का प्रयोग सिर्फ अपने निर्णयों को अप्रूवल दिलवाने के लिए या उस पर एक मोहर लगवाने के लिए ही करता है। तो ये भूमिका है हमारी कैबिनेट कमेटीज़ की और कैबिनेट की फॉरेन पॉलिसी में। धन्यवाद।